आदाब, गुड इवनिंग, नमस्कार। कई दिनों के बाद आज हम लोग फिर एक दूसरे के आमने सामने हैं। आ, आप लोगों को ये पता ही था, एक अफसोसनाक हादसा हुआ पुलवामा में। जो कुछ 14 फरवरी को हुआ, गुरुवार का दिन दोपहर तक सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक दफ्तर में हम लोग रोज़ की तरह स्टोरी और शोज़ और सारी तैयारी कर रहे थे। जो पहली खबर आई मुझे याद है उस दिन अराउंड 4 बजे के आसपास। और इससे पहले भी चूंकि अक्सर कश्मीर में इस तरह के इनकाउंटर होते हैं तो खबरें आती हैं, तो शुरुआत में छोटी मोटी खबरों के तौर पे ही आता है। तो शुरू में जब आया था तो उसमें यह था कि अ, एक सीआरपीएफ के काफिले पे अटैक हुआ है, 3-4 लोगों के मरने की खबर थी। और कायदे से इसे आप जैसे भी लें, लेकिन यह है कि कश्मीर में आमतौर पर हर तीसरे चौथे दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं, कहीं आतंकवादी हमला, कहीं इनकाउंटर, छोटे मोटे। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता और जिस तरीके से ये बड़ा होता गया और शाम होते होते तब 4, 8, 12, 18, 20, 22, 30, 40 तक। और इसीलिए मैंने कहा भी कि जंग या जंग जैसे माहौल को अगर छोड़ दूं तो ऐसे आतंकवादी हमले जिसमें इतनी बड़ी तादाद में हमारे जवान शहीद हुए, ये बहुत बड़ा, मतलब शायद इससे बड़ा अटैक नहीं था। और इसको लेके तमाम चीज़ें पिछले 3-4 दिनों से ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को पता है, मालूम है। आज भी उसी पुलवामा में जहाँ पे ये जो काफिला था, जहाँ पे अटैक हुआ था, उससे करीब 14 किलोमीटर दूर एक ऑपरेशन चल रहा था कल रात से। और ये खबर मिली थी कि इस हमले का जो मास्टरमाइंड है अब्दुल रशीद गाजी, हिफ्जुल्ला पूरा नाम उसका, पाकिस्तानी है, अफ़गान में तालिबान के साथ लड़ा, ट्रेंड है, आईईडी एक्सपर्ट है, कार बॉम्ब बनाने में माहिर है। तो उसके और 2 साथियों की खबर होने की थी और उसके बाद ये ऑपरेशन चला। और ये कहते हैं कि गाजी मर गया, लेकिन अभी तक जेएनके पुलिस या हमारी जो सीआरपीएफ या आरआर की जो टीम थी ज्वाइंट ऑपरेशन में, उन लोगों ने अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया है कि वाकई गाजी मारा गया कि नहीं। इसलिए कि 2 लाशें मिली हैं, 2 की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, एक कामरान करके था और एक लोकल, और तीसरी एक जो बॉडी मिली है उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है। अब वो गाजी है या नहीं है, इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन कम से कम कश्मीर के ऑफिशियल ने नहीं किया। दिल्ली की मीडिया में यह सुबह से चल रहा है, तो इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग भी कि ऑफिशियल एक बार कंफर्मेशन आ जाए। तो आज मैंने इसीलिए कहा कि, और इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ लगातार कहानी शेयर भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक तो हम सभी लोग इसी पुलवामा में बिजी थे, अलग अलग इन्फॉर्मेशन शोज़ बनाना, अपडेट करना, तो इन सारी चीज़ों में थे, जिस वजह से हमारी मुलाकात नहीं हुई आपसे। आज मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि कुछ बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं, कई मेल आए थे, तो मैं कोशिश करूँगा, इसीलिए मैं ये भी लेकर आया हूँ कि मैं खुद पढ़ के देख सकूँ। और जो बेसिक क्वेश्चन है, चूँकि आप लोगों के सवाल बहुत सारे और तेज़ी से भागता भी है, एक मनोज नेगी है इनका, इनकी शुरुआत करता हूँ कि क्या चाहता है पाकिस्तान। मनोज साहब, बड़ा मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना, क्या चाहता है, लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ कि वो क्या चाहता है। पाकिस्तान में जिस तरीके से अंदरूनी हालात हैं, चाहे वो लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, इवन डी कंपनी का दाऊद हो, ये सब पाकिस्तान में इन लोगों ने ही इन्हें शह दी, अपने यहाँ ज़मीन दी, इन लोगों ने आतंक की वहाँ फसल उगाई। और पाकिस्तान में आए दिन खुद ही वो आतंकवाद के भी शिकार होते हैं, आपस में लड़ते हैं। हिंदुस्तान में चूँकि पीस के अलावा यहाँ पे तरक्की बहुत है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ख़राब है, तो वो नहीं चाहते हैं कि हम, एक जैसे होता है पड़ोसी पड़ोसी की तरक्की को देख के जलता है, तो वो नहीं चाहते हैं कि हम उस तेज़ी से तरक्की करें, आगे बढ़ें और हम शांत और शांत प्रिय तरीके से रहें। इसीलिए वो हमेशा उथल पुथल चाहता है हिंदुस्तान में। तो पाकिस्तान की कभी भी मंशा ये नहीं होगी, नीयत ये नहीं होगी कि हम अच्छे रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, तरक्की करें। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि वो इस तरीके की चीज़ें करता रहेगा। आकाश राजभर हैं, इनका कहना है कि पुलवामा में क्या बिना लोकल मदद के इतना बड़ा आतंकी हमला हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एक सरहद पार से कोई टेररिस्ट आए और वो आके सीधे मार दे, सिर्फ रेकी और नक्शा और मैप के आधार पर ये मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक ये लोकल और बाहर दोनों का एक तरह से गठबंधन था। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आगे बढ़ जाऊँ और भूल जाऊँ, ये आपको बता रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के, पता नहीं आप लोगों ने कितने रिएक्शन देखे हैं या उनका इस हमले के बारे में क्या राय है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक चीज़ को लेकर रट रही है, वो ये कह रही है कि ये जो पुलवामा अटैक हुआ और इस अटैक में जिस कार बॉम्ब को सीआरपीएफ के बस से टकराया गया, वो आदिल अहमद डार चला रहा था। और आदिल अहमद डार सुसाइड बॉम्बर बनकर गया था। और आदिल अहमद डार पुलवामा का ही है, जिस जगह पे यह हादसा हुआ वहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर है। तो पाकिस्तान का कहना था कि ये लोग, अच्छा ये लोकल कश्मीरी है,
कि लोकल कश्मीरी है, इसमें हमारा हाथ नहीं है, आपका इंटरनल मैटर है, तो आप हमें ब्लेम ना करो। लेकिन दूसरा सच ये है कि आदिल रशीद डार को इस पूरे कारबम को तैयार करने में, उसका ब्रेन वॉश करने में, उसको ट्रेनिंग देने में जिसका हाथ था, उसका नाम अब्दुल रशीद गाजी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आज ऑपरेशन चला, अभी तक कंफर्म नहीं है। और वो आईडी का एक्सपर्ट है, अफ़गानिस्तान में रहा लंबे वक्त तक, तालिबान के साथ उसने बहुत सारे अमेरिकी सेना के ख़िलाफ़ इस तरह के अटैक किए जो ISIS इराक और सीरिया में करती थी, उसी तर्ज पे, उसी की तरह लगभग। तो इसमें पाकिस्तान का फिर, चूँकि ये पाकिस्तानी सिटीज़न है और जैश का हेडक्वार्टर भी पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। हालांकि इसमें यह भी कि हम सबूत दें भी तो क्या सबूत कितनी बार दें, चाहे वो मुंबई अटैक हो या फिर आपका पठानकोट हो, उरी हो, ऐसे कई मामलों में बहुत पुख्ता सबूत दे चुके हैं हम पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। एक सुंदर बागवान इनका है कि आर्मी को सेफ रूट से क्यों नहीं ले जाया गया। अगर आप जम्मू से कश्मीर बाई रोड कभी आप लोगों ने सफ़र किया है तो आपने देखा होगा सिर्फ एक ही है, वो नेशनल हाईवे है। और वो हाईवे भी बड़ा अपने आप में, कई जगह पे तो बहुत ही, मतलब मुझे 5-6 बार जाने का मौका मिला है। बल्कि एक बार तो मैं ऐसे ही एक आर्मी के पूरे काफ़िले के साथ था, ये बात है 2003-4 की, और बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं हमारे जो जवान हैं, उनकी गाड़ियाँ होती, क्योंकि सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो और कोई रूट नहीं है जम्मू से श्रीनगर या कश्मीर जाने के लिए, और या तो फिर फ्लाई है, आप प्लेन से जाएं। और उस वक्त पूरे रूट को खाली करना आम गाड़ियों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो अब हालांकि ये हुआ था कि जब आर्मी के काफ़िला गुजरे तो आम गाड़ियों की उस वक्त रोक होनी चाहिए, बट ये मुमकिन नहीं हो पाया। फिर ये हुआ कि आम ट्रैफिक दिन में ज़्यादा होती, रात को आर्मी के काफ़िले को मूव करें, उस पर भी काम नहीं बना। अब इस हादसे के बाद गवर्नमेंट ने यह कहा कि जब भी आर्मी का काफ़िला गुजरेगा तो वहाँ पे आम लोगों की गाड़ियाँ नहीं गुजरेंगी उस वक्त। तो अब देखिए इसको कितने ईमानदारी से इसको पालन किया जाता है इस पर। मेहुल सोनी कहते हैं क्या पाकिस्तान से आर पार की जंग होनी चाहिए। देखिए हम लोग बातें करना बड़ा आसान काम होता है, जंग गुस्से में या अचानक किसी चीज़ से करके फैसला ले लेना और सीधे अटैक कर देना किसी मुल्क पे, ये बहुत ही नासमझी की चीज़ होती है। जंग लड़ने के लिए आपको बहुत तैयारी की ज़रूरत होती है, आपको देखना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, हमारे पास क्या क्या है, दुश्मन के पास क्या है, अगर जंग लंबी खींची तो उतने दिन तक हम खींच सकते हैं कि नहीं, हमारे पास उतने हथियार गोला बारूद हैं कि नहीं है, इसका नतीजा क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ सरकार के फैसले पे नहीं होता। आर्मी और जिन्हें जंग लड़ना है, एक्चुअली एयरफोर्स हो चाहे फिर वो आर्मी हो, नेवी हो, इन सब से बात करनी पड़ती है, उनकी तैयारी देखनी पड़ती है। फिर अगर आपका जिससे आप जंग लड़ने जा रहे हैं वो भी एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, देश है, तो फिर आपको वो भी सोचना पड़ता है। क्योंकि चलिए हम एक ज़िम्मेदार मुल्क होने के नाते हमें पता है कि न्यूक्लियर का कब इस्तेमाल करना है, लेकिन जिस मुल्क में चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे आर्मी हमेशा रूल करती है, जहाँ के आतंकवादी इतने फलते फूलते हैं, तो अगर गलत किसी शख्स के हाथ में इस दौरान में न्यूक्लियर वेपन लग गया और उसने छोड़ दिया तो उसकी तबाही क्या हो सकती है, आप अंदाज़ा लगाइए। इसलिए जंग अगर होती है तो उसके लिए पूरी प्लानिंग होती है, वक्त होता है, सोचना पड़ता है और हर एंगल से सोचना पड़ता है। और जंग लड़ने के बाद कोई भी मुल्क कई साल पीछे लौट जाता है। तो ये भावनाओं में बहकर इस ऐसे फैसले नहीं लिए जाते, जंग के लिए बाकायदा प्लानिंग की जाती है। हाँ बताओ। एक फेसबुक से सवाल है 370 क्यों नहीं हटाया, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं, मतलब एक तो राजनीति है, पॉलिटिकल है, कुछ और भी चीज़ें हैं, तो शायद ये वजह है कि वो नहीं हटाई जा रही है। एक प्रशांत शुक्ला है, इनका कहना है कि यहाँ आतंक पहुँचा कैसा, यहाँ पे ये आतंकी पहुँचे कैसे। मैंने आपको बताया अभी कि जो डार था, आदिल डार, वो लोकल पुलवामा का रहने वाला था, उसकी ट्रेनिंग हुई। जो गाजी था वो पाकिस्तान के बॉर्डर से क्रॉस करके वहाँ पुलवामा वो भी पहुँचा, और वो 9 दिसंबर 2018 को ही कश्मीर में दाखिल हो चुका था अपने 2 साथियों के साथ, और बाकायदा पुलवामा में था। और आप ये कमाल देखिए कि जब ये 9 दिसंबर को दाखिल हुआ था, उसके 10 दिन के बाद हमने अपने वारदात शो में बाकायदा IB के रिपोर्ट के हवाले से ये दिखाया था। वो शो आज भी है और उसको अभी हम लोगों ने 3 दिन पहले भी चलाया फिर से, कि 9 दिसंबर को ये जो ID एक्सपर्ट है ये कश्मीर में दाखिल हो चुका है, और लेकिन पुलवामा में था, उसके बावजूद भी उस तक हम लोग पहुंच नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए, और यह हादसा हो गया। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी थोड़ी सी इंटेलिजेंस की भी फेलियर है और इंटेलिजेंस की नाकामी है। हालांकि इंटेलिजेंस का ये कहना है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन स्पेसिफिक इनपुट कि इस दिन होगा, ऐसे होगा, इस रूट पे होगा, वो जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर भी इंटेलिजेंस की फेलियर है, इसमें कोई शक नहीं है।
लोकेश रोलानिया है, उनका कहना है कि मोदी सरकार का दूसरा बड़ा फैसला प्यासा रहेगा पाकिस्तान। ये बात हो रही थी जो सिंधु नदी के पानी को लेकर, जो कश्मीर से पाकिस्तान, हम दोनों एक दूसरे उसमें पार्टनर हैं और ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये बनाया गया है सब। इसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूं लोकेश जी, कि पाकिस्तान को ये जो पानी की सप्लाई है, हम रोकेंगे तो नुकसान हमारा है। उसकी वजह ये है कि हमने ना कभी इस तरह के डैम और तैयारी नहीं की बनाकर, क्योंकि ये पाकिस्तान जो पानी होता है वो पानी एक फ्लो में बहता है और उसे मालूम है कि कब कहाँ किधर से गुजरना है। अगर हमने उसको जबरन रोक दिया तो उसके लिए जाहिर सी बात है डैम की ज़रूरत है या फिर उसका रूट डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत है। वैसे ही अगर हमने अचानक आज गुस्सा आया और शाम को फैसला किया और रोक दिया तो एक बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीर का डूब जाएगा, तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं। दूसरा, हम एक तरफा फैसला लेकर भी नहीं रोक सकते क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक एक बीच में कड़ी है और वर्ल्ड बैंक भी इस समझौते में शामिल है, तो बिना वर्ल्ड बैंक की मर्जी के हम ऐसा नहीं कर सकते। बहुत तेजी से भाग रहा है। सवाल आ रहा है कि सर जब काफिला चलता है तो जैमर की यूज नहीं किया जाता और क्यों एयरफोर्स की मदद नहीं ली जाती है जब काफिला चलता है? फेसबुक से सवाल है कई लोगों का देख, काफिला चलता है, जैमर की मदद, देखिए ये है कि अगर आपको 10, 20, 30 किलोमीटर के रूट पे आपको जाना है तब तो बहुत सारी तैयारियां होती हैं, लेकिन आप जम्मू से श्रीनगर करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 250-300 किलोमीटर का पूरा ट्रैवल है, तो इस पूरे रास्ते में आप जैमर, काफिला, एयर सर्विलांस, ये मुश्किल होता है। हालांकि तैयारी पूरी होती है, लेकिन वही है कि अगर एक गाड़ी बीच में घुस आए और इस तरह से अचानक, तो लापरवाही तो है, लेकिन वही है कि अब इसके ऊपर सोचा जा रहा है। और राजीव सिन्हा का कि 300 kg RDX कहाँ से आया। बाद में पता चला कि ये 150 से 200 kg RDX था। ये RDX जिस क्वालिटी का था, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में जिस तरीके के ऐसे काफिले पे जो ब्लास्ट करते हैं उससे मिलता जुलता था, तो जाहिर सी बात है ये सरहद पार से आया था अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान होते हुए हिंदुस्तान आया था। सवाल तेज़ी से भाग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको वेट भी करा रहा हूँ ताकि पढ़ लूँ। गवर्नमेंट को एक है कि वही कि सीआरपीएफ ने गवर्नमेंट को हेलीकॉप्टर के ज़रिए कहा था। देखिए ये सारा एक सिस्टम बना होता है जिसके थ्रू ही हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या दूसरी सेना है उनको उस हिसाब से चलना पड़ता है। सर कई लोग आपकी राय जानना चाहते हैं कि अगर हम जंग नहीं लड़ें तो क्या करें, फिर कैसे सबक सिखाएं? पिछले, ये जिसने भी सवाल पूछा, पिछले कई दिनों से हम दफ्तर में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है कि इस हमले के बाद, उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में हमने सबको बताया। अब इस हमले के बाद क्या करें? अब यहाँ पे हम लोगों को 2-3 चीज़ें सोचनी चाहिए। नंबर एक, सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद अब हमने सबको बता दिया, पाकिस्तान को भी बताया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो सेम सर्जिकल स्ट्राइक करना एक तरह से बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान भी अलर्ट है और जैसे ही सीआरपीएफ पे हमला हुआ उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान की जो पूरी एलओसी है और बॉर्डर है वहाँ उन्होंने फोर्सेज एक्स्ट्रा लगा दी और वो इंतज़ार में बैठे हुए थे कि किस किस रूट से कहाँ से आ सकते हैं अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो। पहली चीज़ तो जोखिम भरा हो गया, क्योंकि वो अलर्ट है। दुश्मन जब अलर्ट हो तो फिर इस तरह के स्ट्राइक बेवकूफ़ी के चीज़ें होती हैं। दूसरा, उस वक्त के सर्जिकल स्ट्राइक में और इस वक्त के सर्जिकल स्ट्राइक में एक फ़र्क ये है कि इस वक्त जो मौसम है, पिछले 2 महीने से भारी बर्फबारी हुई है पूरे कश्मीर घाटी में और जगह जगह बर्फबारी है, बर्फ़ है। ऐसे में एलओसी क्रॉस करके जाना और उनके गढ़ में घुसना और फिर वापस आना वो बहुत चैलेंजिंग है। आप इस मौसम में जा ही नहीं सकते और फिर वापस सही सलामत लौट आएँ इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस मौसम में इस तरह की चीज़ें घुस के करना, ये सेकंड ऑप्शन मुश्किल है। तीसरा, आप एयर स्ट्राइक का ऑप्शन करते हैं कि चलो हम एयर स्ट्राइक करते हैं, लेकिन अगर एयर स्ट्राइक हम करते हैं तो ये फिर सीधे सीधे वॉर के कैटेगरी में आ जाएगी, क्योंकि हमने जंग छेड़ दी, तो उसमें बहुत सारे कानून और ये सारी चीज़ें आएंगी। कुछ बातें आई कि क्यों ना हम पाकिस्तानी जो आर्मी भी संरक्षण देती है आतंकवादियों को, तो चाहे वो रावलपिंडी हो या और भी जो पाकिस्तान आर्मी का बेस्ड है वहाँ पे अटैक करें एयर स्ट्राइक, या फिर बलूचिस्तान जहाँ पे, वहाँ बलूचिस्तान में हम लोग कुछ करें। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हैं कि अगर हम आर्मी बेस पे और उस पर अटैक करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर हम इसको क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी वॉर की कैटेगरी में आ जाएगा। बलूचिस्तान में हम कुछ करते हैं तो हम क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक दूसरे कैटेगरी में आ जाएगा। इस सर्जिकल स्ट्राइक और बाकी चीज़ों में हमें बेसिक फ़र्क ये सोचना चाहिए कि जो सर्जिकल स्ट्राइक लास्ट हुआ था वो हमारी सेना ने पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं किया था, बल्कि सरहद के उस पार एलओसी में जो टेररिस्ट कैंप थे उनको निशाना बनाया गया था और उन्हीं के बारे में हमने कहा कि हमने उस टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया और उनको बर्बाद कर दिया।
तो टेररिस्ट कैंप पे एलओसी के पास सर्जिकल स्ट्राइक करना और आर्मी पे या बाकी चीज़ों पे करना, इसमें बड़ा फ़र्क है। एयर स्ट्राइक करना, उसमें फ़र्क है। तो अब सवाल है कि क्या करना चाहिए, मेन सवाल। ये तो सारे एक्सक्यूज़ हो गए। अगर मेरी राय आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि अगर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सील कमांडो घुस के मार सकते हैं, तो फिर हम जो हमारे मेन गुनहगार हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, वो चार हैं। मौलाना मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद का चीफ़ है, इसके अलावा लश्कर हाफिज़ सईद उसका जो चीफ़ है, हिजबुल मुजाहिदीन का सैयद सलाउद्दीन जो हेड है, और अपने 93 ब्लास्ट का गुनहगार दाऊद इब्राहिम। अब ये चार लोग हैं। ठीक है, हम एबटाबाद टाइप सील कमांडो हेलीकॉप्टर में जाकर वहाँ पे मारना, वो बड़ा टफ काम है हमारे लिए। यूएस सील कमांडो इसलिए पहुँच गई थी क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में उस बॉर्डर पे पोस्टेड थी, अफ़गानिस्तान में उनकी सेना है, तो उनके लिए थोड़ा इजी हो गया था। हमारे लिए अफ़गानिस्तान में ऐसा कोई रास्ता है नहीं। तो अब एक रास्ता एक ही बचता है कि इस तरह के ऑपरेशन में जो खुफिया तंत्र काम करती है, जो हमारे आपके सीक्रेट सर्विसेज के लोग होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में हैं, तो पाकिस्तानी लोकल किसी को ऐसा ये काम सौंपा जाए। और ये जितने नाम लिए मैंने, उसमें एक दाऊद इब्राहिम को आप छोड़ दें, वो बहुत कम पब्लिकली आता है सामने। तो चाहे वो हाफिज़ हो या मसूद अज़हर हो या सैयद सलाउद्दीन हो, ये पब्लिक अपीयरेंस इनका बहुत होता है। ये रैलियाँ भी करते हैं आकर सामने, सब कुछ करते हैं। तो या तो एक ऐसे ऑपरेशन के ज़रिए इनको उठा के वहाँ से हिंदुस्तान लाया जाए, वो जोखिम भरा है, या फिर वहीं पे इनको सज़ा दे दी जाए। ये एक फार्मूला है जिस पे काम हो सकता है, मुझे लगता है काम हो भी रहा होगा। बाकी जो ऑप्शन है वो इस वक्त शायद उतना सूटेबल नहीं है। तो मेरी राय ये है कि अगर होना चाहिए तो फिलहाल ये होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप आकाओं को मार देंगे, क्या होता है कि हम जाके टेररिस्ट कैंप को बर्बाद कर दिया, हमने 100 टेररिस्ट को मार दिया। टेररिस्ट को मारने से हल नहीं होगा। जो उनको पैदा कर रहा है, जो दिमाग है, जिसकी सोच है, जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे ये लोग ख़त्म नहीं होंगे। तो एक बार अगर आका मारा जाता है तो फिर उनको लगता है अब गाइडेंस कौन देगा, क्या देगा, तो उससे थोड़ा मनोबल भी टूटता है। तो ज़रूरी है कि उन लोगों को निशाना बनाना जो ऐसे लोगों को तैयार करते हैं और उनकी खेप हिंदुस्तान भेजते हैं, इन लोगों को निशाना बनाने की ज़रूरत है। सर फेसबुक से एक सवाल है, कई लोगों ने सवाल किया सर एक साथ कि सर क्या प्रॉक्सी वार इंडिया के लिए सलूशन है जैसा पाकिस्तान हमारे लिए करता है? सॉल्यूशन नहीं है। मैंने फिर कहा कि ये देखिए बड़ी गंभीर इशू है कि सॉल्यूशन क्या है और प्रॉक्सी वार, ये सारी चीज़ें। पर मेरा मानना है इस वक्त जो अभी फ़िलहाल जो गुस्सा है, जो गम है, उसमें क्या किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि उसमें ये बेस्ट है कि इन चार को आप टारगेट करें, इन चारों को जहाँ मौका मिले वहाँ पे इंसाफ करें। यही फ़िलहाल हो सकता है। एक मैं भी सवाल देख रहा था जो बहुत लोगों का भी, कई लोगों ने पूछा, आज भी जो ऑपरेशन चला उसमें कुछ लोकल पुलवामा के लोग आ गए और उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए थे पुलिस पर्सनल पे, सेना के लोगों पे। तो इनका है कि चूंकि इन पत्थरबाजों का क्या होना चाहिए, हमारे लिए सबसे मुश्किल चीज़ यही हो जाती है कि बाहर के दुश्मनों के बारे में हमें पता है कि उनका क्या करना है, सीधे मारना है ताकि हम सुकून से रहें। लेकिन जब घर के अंदर के लोग इस तरह की चीज़ें करती हैं तो हमारे लिए कहना बड़ा आसान है। जो लोग उस वक्त फील्ड में होते हैं, जो इसको झेल रहे होते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि एक इनका सामना कैसा करें। अब उसमें से कुछ आपको हिंदुस्तानी पूरी तरह से दिखाई देंगे, कुछ हिंदुस्तानी होने के नाम पे, आड़ पे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ होते हैं। तो 10 अगर ऐसे लोग हैं जो एंटी इंडियन हैं, वो क्या करते हैं कि 50 ऐसे बेगुनाह और मासूम को अपना ढाल बनाते हैं और आगे करके और फिर पत्थर भी बरसाते हैं, नारे भी लगाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को झेलना सबसे टफ काम होता है। और ये बड़ी सीरियस चीज़ है कि अब तक पाकिस्तान से टेररिज्म यहाँ आ रहा था। अगर लोकल कश्मीरी इस रास्ते पे चल पड़े सारे नौजवान, तो फिर वाकई हालात बड़े ख़राब हैं। और इसके लिए जिस जिस एजेंसी को लगना चाहिए, जिस जिस गवर्नमेंट को लगना चाहिए, पॉलिटिक्स भूल कर देखना चाहिए कि इसका हल क्या है। मैं बड़ा छोटा हूँ इस बारे में बताने के लिए कि हल क्या है, बट मुझे लगता है कि ये वो चीज़ है जिस पे फ़ौरन ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप बाहर के दुश्मनों से, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप निपट सकते हो, अपने घर के दुश्मनों से निपटना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले इधर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। रोहित राज हैं कि आदिल डार वाला वीडियो रियल है या नहीं। बिल्कुल आदिल डार का वीडियो रियल है, आप लोगों ने भी देखा होगा। पीछे झंडा था जैश का, AK-47 था, हैंड ग्रेनेड थे, सारे हथियार लेकर वो बैठा हुआ था, और वो जैश ने ही रिलीज़ किया था उसकी मौत के बाद।
एक किशन गौतम है, 1999 में मौलाना मसूद अजहर को क्यों छोड़ा गया था। ये आप सब जानते हैं कि कांधार हाईजैकिंग हुई थी, IC-814 को हाईजैक किया गया था और उस हाईजैकिंग में जो लोग शामिल थे उस प्लेन को कांधार ले गए थे। फिर उन्होंने कुछ लोगों की रिहाई की मांग की थी और उनमें जो पहला नाम था वो मसूद अजहर था और मसूद अजहर को हमें अपने मुसाफिरों को बचाने के लिए छोड़ना पड़ा था और वो कांधार से फिर सीधे पाकिस्तान चला गया था और आज तक पाकिस्तान से ही बैठकर जैश ए मोहम्मद को लीड कर रहा है। सर कई लोग यूट्यूब पे भी ऊपर जो सवाल चले गए उनका कहना है कि सर वो चुपचाप बैठ नहीं पा रहे हैं, क्या क्या करें हम लोग। देखिए, ये पूरे देश में जो इस वक्त माहौल है, जो मूड है, वो वाकई गुस्सा भी है, गम भी है और बातें करने के लिए मैं आपको सच बताऊं, ये चीज़ें सोचने के बाद या देखने के बाद और सुनने के बाद नींद नहीं आती। अच्छा, आप लोगों में और हम लोगों में बस एक फ़र्क नहीं है, कुछ थोड़ा सा एक फ़र्क है। आप लोग बहुत सारे ऐसे विजुअल देखते हैं जिसको लोग ब्लर कर देते हैं या नहीं दिखा पाते हैं। हमारे पेशे की मजबूरी है हम लोगों की, जब हम लोग कुछ ऐसी खबरें करते हैं, कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, ब्लास्ट होता है, मर्डर होता है, तो बिना ब्लर के विजुअल देखना मजबूरी भी होती है, क्योंकि वहाँ के आसपास में और क्या क्या चीज़ें हैं ताकि आप लिखें या आप लोगों को तो बता सकें, तो वो आपके दिमाग में रहता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें देखनी पड़ी। इस बार भी हम लोगों ने जो पुलवामा में हुआ, वो तस्वीरें आप सोच भी नहीं सकते कैसी थी, उसको देख के और गुस्सा आता है। इसके ऊपर वही है कि आपने सबने देखा होगा जो शहीदों के ताबूत आए थे एयरपोर्ट पे, उसके बाद हर एक की फैमिली को भेजा गया, तो हमने बाहर से तिरंगे में लिपटा हुआ वो ताबूत तो देखा, और ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, लेकिन उस ताबूत में लेटा हुआ वो फौजी कितना था ये हम में से किसी को नहीं मालूम। मेरा मतलब कितने से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना था, वो पूरा था, आधा था, अधूरा था, क्योंकि 150-200 किलो RDX जो इस्पात को भी पिघला दे, जो कंक्रीट की इमारतों को बिल्कुल बर्बाद कर दे, वो बिल्कुल जाकर एक बस से टकराए और उस बस में 42 जवान थे जो एक साथ जो मारे थे, एक बस में 42 थे जो शहीद हुए। तो क्या होगा उसके बाद, तो इसीलिए मैं ये कहा था कि उस ताबूत में जो लेटा हुआ वो कितना था, इससे आप अंदाज़ा लगाए कि फिर आपकी सोच और आपका गुस्सा, आपका गम कितना बढ़ जाता है और नींद नहीं आती फिर, और एक साथ इतनी बड़ी तादाद में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यही है कि कोशिश यही होनी चाहिए, सिर्फ गुस्सा करने से और गम करने से या सोचने से कुछ नहीं होगा, कि हम सब एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक तो फिर बार बार कहता हूँ हमें आसपास हमेशा नज़र रखनी चाहिए, हमें अपने पड़ोसी पे नज़र रखनी चाहिए, हमें कोई भी ज़रा सा जिस पे शक हो नज़र रखनी चाहिए। एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते फ़ौरन पुलिस को, ऑफिशियल को इन्फॉर्म करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा कि जो भी ये बॉर्डर पे सारी चीज़ें होती हैं, इसमें हमें ये दिखाना चाहिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम कैसे दिखाएंगे। तो हम इन लोगों का साथ देकर, अपने सेनाओं का, उनका हौसला बढ़ाकर, और बाकी काम, क्योंकि लड़ना बॉर्डर पे वही लड़ते हैं, हम लोगों की हिफाजत के लिए वही रहते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि सरकार नाम की जो चीज़ होती है, उसमें चाहे कोई भी सरकार हो और चाहे कोई भी अपोजिशन में हो, ऐसे सिचुएशन में अगर कोई पॉलिटिक्स करता है, राजनीति करता है, तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये हमला किसी एक पार्टी या सरकार पे नहीं होता। ये जो CRPF के 42-40 लोग जो शहीद हुए, ये किसी कांग्रेस के या BJP के ये लोग नहीं हैं, ये हिंदुस्तान के हैं, ये देश के हैं। तो जब ऐसी उनके ऊपर मुसीबत आती है और ऐसे वो अपनी जान देते हैं देश के लिए, तो उस वक्त भी हम सब क्यों, उस वक्त भी कांग्रेसी होता है, कोई BJP का होता है, कोई RJD का होता है, कोई SP का होता है, उस वक्त पर्सनल राजनीति गेन, पॉलिटिकल छोड़कर हर एक को एक सिर्फ झंडे के तले आना चाहिए और जो भी हो कहना चाहिए सरकार से कि हम इस वक्त आपके साथ हैं, आपको जो करना है करो, आपकी किसी फैसले पे हम उंगली नहीं उठाएंगे, देश सबसे आगे है, देश सबसे पहले है, और फिर आप देखिए देश बदल जाएगा। और कई मुल्कों में ऐसा होता है, जब ऐसी चीज़ें आती हैं वो सब आपसी राजनीति भूल के एक साथ हो जाते हैं। बट अफसोस की बात है कि मुझे पुलवामा के दौरान में भी ये देखने को मिला, जिस तरीके से विपक्ष के कुछ बयान आए तो वो सीधे अब सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। वो मौका नहीं था, वो गलत मौका था। उस वक्त ये होनी चाहिए कि सरकार के हाथ को मजबूत करने की ज़रूरत थी कि इस दुख की घड़ी में हम लोग सब एक हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, देश के लिए हम एक हैं, जो भी फैसला सरकार का होगा वो हम सबका होगा। हालांकि 2 दिन के बाद मुझे अच्छा लगा जब तमाम पार्टियां फिर उन्होंने स्टैंड बदला।